अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस या फिर इसको वाइब्रेशंस भी हम कह सकते हैं। तो ये जो पहला आर्टिकल है जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो वाइब्रेटरी मोशन है, ये आपके जो स्मार्ट सिलेबस है ये उसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगला इससे जो अगला आर्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको समझने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझेंगे और साथ साथ नोट करेंगे और बार बार इस लेक्चर को सुने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस चैप्टर नंबर 7। तो मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं? मोशन की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ लीनियर मोशन, नंबर 2 इज़ सर्कुलर मोशन और नंबर 3 इज़ ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। तो देखते हैं जी लीनियर मोशन क्या होती है। लीनियर मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ मूव करता है, बिल्कुल सीधी लाइन में। तो ऐसी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरी टाइप है सर्कुलर मोशन या जिसे हम एंगुलर मोशन का नाम भी देते हैं। सर्कुलर मोशन या फिर एंगुलर मोशन, जिसमें बॉडी सर्कल की फॉर्म में मूव करता है अलोंग अ कर्व्ड पाथ, अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर और एंगुलर मोशन। तीसरी टाइप हमारे पास मोशन की आ रही है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऐसी मोशन में जो बॉडी है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे और पीछे मूव करता है, फॉरवर्ड भी मूव करता है और रिवर्स भी मूव करता है। टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि आगे भी मूव करना और पीछे भी मूव करना। तो ऐसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो कौन सी है जी? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। वो उसकी डायग्राम बना के अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास ये एक पेंडुलम है, उसका ये वाला जो पॉइंट है इसको हम मीन पॉइंट कहते हैं। मीन पोजीशन, दरमियान वाली पोजीशन है जिसमें ये रेस्ट की हालत में है। जब इसको मूव करवाया जाता है तो ये यहाँ तक पहुँच जाता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन तक पहुँच जाता है, जिसको मैं ए का नाम देता हूँ। यानी कि ये सीधा ए तक गया पेंडुलम, यहाँ से मूव किया उसने और ये सीधा ए तक गया, फिर ए से दोबारा ओ की तरफ आया, ओ से दोबारा फिर ये पहुँच गया बी पॉइंट पे, मैक्सिमम पोजीशन, ओ से सीधा बी पर। तो ये देखें, अगर पेंडुलम अपनी पोजीशन को स्टार्ट करता है मोशन को, वो ओ से ए की तरफ जाता है, ए से दोबारा ओ की तरफ, ओ से दोबारा बी की तरफ, बी से फिर ओ की तरफ, ओ से दोबारा ए की तरफ। यानी कि ये वाला उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द ये आगे भी मूव करता है और पीछे भी मूव करता है, आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी इसकी जो एग्जांपल है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। यानी कि मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, यानी कि एक मैस है जिसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। यानी कि ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके एक सिरे को फिक्स पॉइंट के साथ हमने अटैच कर दिया और उस स्प्रिंग के दूसरे के सिरे के साथ हमने कोई मैस अटैच कर दिया है। और ये उसकी सपोज कर लें कि उसकी एक मीन पोजीशन है, अब ये रेस्ट की हालत में है। जब इस पर फोर्स लगाते हैं, जब इस पर फोर्स लगाई जाती है तो ये पीछे की तरफ इसको मूव करवाया जाता है। जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है जी। तो ये ओ से ए की तरफ मूव करता है, मैक्सिमम पोजीशन की तरफ, मैक्सिमम डिस्टेंस। फिर उसके बाद जब इसको छोड़ा जाता है, ओ से मूव करवाया जाता है और ए तक लेकर जाया जाता है। जब इसको यहाँ से छोड़ा जाता है तो ए से दोबारा ये ओ की तरफ आता है, ओ से ओ पर आकर ये दोबारा, यानी कि जो कि हमने सिंपल पेंडुलम में देखा था, ये बी पॉइंट पर आ जाता है। ओ से दोबारा ये बी पॉइंट तक आता है और बी से दोबारा कहाँ जाता है? ओ की तरफ, और ओ से दोबारा किधर जाएगा? ए की तरफ। यानी कि ये इसका फिक्स पॉइंट है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। ओ से ये ए की तरफ जाता है और ए से दोबारा ओ की तरफ
और ओ से दोबारा बी की तरफ, यानी कि जो ये स्प्रिंग के साथ ये मैस अटैच है ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, यानी कि ओ से ए से ओ से बी, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि फॉरवर्ड भी मूव करता है और रिवर्स भी मूव करता है। एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को बार बार रिपीट करता रहता है, तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी तीसरी एग्जांपल आप झूले वाली ले सकते हैं, मोशन ऑफ स्विंग। इसी तरह आप देखें बच्चे जैसे झूला ले रहे होते हैं तो झूला ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा होता है, यानी कि वो फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी करता है, तो हम ऐसी मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद हम देखते हैं जी पीरियाडिक मोशन कैसी होती है। पीरियाडिक मोशन रिपीटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिपीटेड मोशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिंपल देखें ये वाली पेंडुलम की मिसाल दोबारा फिर वही ले लेते हैं कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम ओ से ए पॉइंट पर जाता है यानी कि मैक्सिमम पोजीशन, फिर ओ से सीधा बी पर आता है। आप देखें कि ये बार बार ओ से ए, ओ से बी, बी से ओ और ओ से ए, अगर फ़र्ज़ करें कि ये 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो तब भी ये ऐसे मूव कर रहा होगा, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम 2 सेकंड के बाद देखते हैं तो तब भी ये ऐसे इसकी मोशन होगी, ओ से ए से ओ से बी, बी से ओ और ओ से ए, यानी कि ये अपनी मोशन को चेंज नहीं करता, इसी तरह ये मूव करता रहेगा आगे पीछे। ये ऐसी मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। ये नहीं होगा कि पहले सेकंड में इस तरह ये ओ से ए की तरफ गया, ए से ओ की तरफ गया या ओ से बी की तरफ गया और दूसरे सेकंड में ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन हो गया हो ना, या सर्कुलर फॉर्म में ये मूव करना शुरू कर दे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी कि वक्त के बराबर वक्फों में हर 2 सेकंड बाद देखें या 3 सेकंड बाद देखें, 4 सेकंड बाद देखें, तो ये मोशन अपनी वही रिपीट कर रहा होता है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। अब उसके बाद जो हमारा मेन आर्टिकल है यहाँ पर जिसको हमने समझना है अच्छी तरह से, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम SHM यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी होती है, हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो बॉडी है ये मूव कर रहा है, इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है? तो उसके लिए डेफिनेशन में उसने 2 शराइत बताई हैं। वो कौन सी 2 शराइत हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि अब ऐसी पीरियाडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है, ऐसी पीरियाडिक मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। और दूसरा पॉइंट क्या है, और जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन हो वो मीन पोजीशन की तरफ हो, तो तब हम कहेंगे कि वो जो बॉडी मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है। अब देखें जी, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है, उसका ये एक फिक्स पॉइंट है O, यानी कि ये इस वक्त रेस्ट की हालत में है, मीन पोजीशन पे है। उस मीन पोजीशन को मैं कहता हूँ O, सेंट्रल पॉइंट। मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये जो पेंडुलम को इस तरह मूव करवाता हूँ थोड़ा सा आगे, और ये यहाँ तक पहुँच जाता है A पर, यहाँ तक पहुँच गया A पर, यानी कि इस पर मैंने एक फोर्स अप्लाइड की, एक फोर्स अप्लाई की जिसे मैं नाम दे रहा हूँ अप्लाइड फोर्स। ये मैंने इस पेंडुलम पर फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से ये O पॉइंट से सीधा कहाँ पहुँच गया, A तक पहुँच गया। और A तक जब ये पहुँचा तो इसने यहाँ पर एक डिस्टेंस भी तय किया है, डिस्प्लेसमेंट भी तय किया है, और इस डिस्प्लेसमेंट को जो फासला उसने तय किया है उस डिस्प्लेसमेंट को मैं x से शो कर रहा हूँ। अमूमन डिस्प्लेसमेंट को हम d से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट को x से शो कर रहा हूँ। जब उस पेंडुलम के बॉब ने O से A की तरफ मूव किया, जब मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की और इसने ये एक डिस्टेंस तय किया जिसको मैंने x से शो किया,
अब देखें जब ये ए पर पहुंच जाता है तो वाइब्रेटरी मोशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी है कि बॉडी जो ए पर है वो दोबारा ओ की तरफ आए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी या फोर्स होगी जो कि बॉडी को दोबारा ए से ओ की तरफ लेके आएगी, और वो फोर्स कौन सी होगी? वो फोर्स होगी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है लेकिन उसके अपोजिट होती है। यानी कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है बॉडी को दोबारा ए ओ पॉइंट की तरफ लेके आएगी। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को ए से ओ की तरफ दोबारा मूव करवाएगी, और ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होती है। फ़र्ज़ किया कि बॉडी को जब मैंने ओ से ए की तरफ मूव करवाया तो मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ए से ओ की तरफ मूव करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? और उसकी मैग्नीट्यूड होगी -5 न्यूटन। यानी कि जो अप्लाइड फोर्स होती है और रिस्टोरिंग फोर्स ये दोनों इक्वल होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जो अप्लाइड फोर्स होती है वो ओ से ए की तरफ मूव करवाती है बॉडी को, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो बॉडी को दोबारा ए से ओ की तरफ मूव करवाती है। तो अभी देख लेते हैं, ये देखें जी, ये वाली जो ओ से ए की तरफ मूव करवा रही है ये अप्लाइड फोर्स है, और जो ए से ओ की तरफ बॉडी को मूव करवा रही है इसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स कहता हूँ। और रिस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पर हमने डिफाइन भी किया है, अ फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि विच ब्रिंग्स द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेकर आती है, ऐसी फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओरिजिनल पोजीशन ओ है ना, तो बॉडी को ए से ओ की तरफ यानी कि उसके मैक्सिमम डिस्टेंस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ कौन सी फोर्स लेके आई है? वो है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको FR से मैंने शो किया यहाँ पर। तो ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ लेकर आती है, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये किसके बराबर होती है? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx। ये इसको स्प्रिंग मैथ सिस्टम है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो k होता है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसको आगे देखते हैं। अब उसके बाद देखें कि जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि उसको मूव करवा रही है, और उसकी जो डायरेक्शन है ए से ओ की तरफ है। रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन जो है ए से ओ की तरफ है। ये रिस्टोरिंग फोर्स है ए से ओ की तरफ। यही जो रिस्टोरिंग फोर्स है बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करती है। न्यूटन सेकंड लॉ जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस किया था, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब बॉडी ए से ओ की तरफ मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी ओ की तरफ होती है। जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन भी ए से ओ की तरफ होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी किस तरफ है? ए से ओ की तरफ है। लेकिन यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ से ए की तरफ तय हुआ है। ओ से ए की तरफ तय हुआ, डिस्प्लेसमेंट ओ से ए की तरफ है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो ए से ओ की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ए से ओ की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो है ओ से ए की तरफ। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली है ओ से ए की तरफ, लेकिन हैं दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक जो है वो ओ से ए की तरफ है, ए से ओ की तरफ है वो एक्सेलरेशन, और जो ए से ओ की तरफ है वो है डिस्प्लेसमेंट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जिसकी वजह से अब मज़ीद इसको इधर देखते हैं। ये देखें कि हमने पहले पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, न्यूटन सेकंड लॉ है। और इसी तरह जब फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर तो वो डिस्प्लेसमेंट भी तय करता है। बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है,
और इसी तरह जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो जाहिर सी बात है वो मूव भी करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी तय करेगा। तो यहाँ पर देखें, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो एक्सेलरेशन जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, देखें ना, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है और उसकी जो डायरेक्शन है ए से ओ की तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ से ए की तरफ है। तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आया तो हम यहाँ पर लगा देंगे नेगेटिव का साइन। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है। अब पीरियाडिक मोशन, ऐसे पीरियाडिक मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन भी उसी रफ्तार से बढ़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हमने प्रूव भी किया है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ओरिजिनल पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ होती है, यानी कि ए से ओ की तरफ होती है। जब ये दोनों कंडीशन किसी बॉडी में पाई जाएं या ये दोनों कंडीशंस अगर कोई भी बॉडी फॉलो करे तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस तरह मूव कर रहा है, वो बॉडी उसकी जो मोशन होगी वो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इसको इस जो डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने इस तरह लिखा जी, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और ये जो नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि ए और x एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओ से ए की तरफ है और जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो एक्सट्रीम यानी कि मैक्सिमम पोजीशन से ओ की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आया है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और उसकी एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने देख ली है। आगे देखते हैं जी, मोशन ऑफ ये स्विंग, ये भी यानी कि इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं जिसमें जो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है। आगे देखते हैं जी, स्प्रिंग मैस सिस्टम। स्प्रिंग मैस सिस्टम, अच्छा, ये जो हमने अप्लाइड फोर्स यहाँ पर अप्लाई की थी उसे हमने कहा जी अप्लाइड फोर्स ये kx के बराबर होती है, जिसे कि हम हुक्स लॉ का नाम भी देते हैं। और इसी तरह जो हमने रीस्टोरिंग फोर्स है उसे हमने कहा कि यार रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स बराबर होती हैं। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट होती है, जिसे हम -kx का नाम देंगे। अप्लाइड फोर्स अगर kx है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, -kx होगी। ठीक है जी। तो अब ये k क्या चीज़ है, इसको अभी हम इधर स्प्रिंग मैस सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो अभी ये जो चीज़ें समझाई जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं, तो इस लेक्चर को आप बार बार सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ नोट भी करेंगे। अब देखेंगे, ये देखें जी, एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जिसके एक सिरे को किसी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया गया है और दूसरे सिरे के साथ ये एक मैस बांधा गया है, एक मैस अटैच है। ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है O। जब इसको मूव करवाया जाता है O से A की तरफ मूव करवाया जाता है, O से A की तरफ मूव करवाया जाता है, मैक्सिमम पोजीशन की तरफ मूव करवाया जाता है, तो ये आगे मूव करता है। यानी कि इस पर एक फोर्स अप्लाई की गई है जिसे मैं FA कहूँगा, FA, ये फोर्स अप्लाई की गई है। ठीक है। और जब ये पॉइंट तक पहुँच गया तो यहाँ ए पॉइंट पर पहुँचकर इसको हम रिलीज़ कर देते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये सीधा ए से रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये इधर नहीं रुकेगा, बल्कि ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ओ की तरफ आएगा, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ।
ओरिजिनल पोजीशन ओ की तरफ आएगा और यहाँ पर आकर नहीं रुकेगा, बल्कि ये ओ से सीधा बी पोजीशन पे चला जाएगा इनर्शिया की वजह से। तो ये इनर्शिया की वजह से ओ पॉइंट पर नहीं रुकेगा, बल्कि ये सीधा बी पॉइंट यानी कि बी पॉइंट पर चला जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो इस सिंपल पेंडुलम की तरह ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम भी अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द। ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ओ से ए की तरफ मूव करना, ए की तरफ मूव करना और ए से सीधा बी की तरफ मूव करना और बी से दोबारा ओ की तरफ और ओ से दोबारा ए की तरफ। तो ऐसी मोशन को भी हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मिसाल है जिसमें एक जो मैथ है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है और यहाँ पर जो के है, के ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट है और हर स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। अब डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ F = m में जब बॉडी ए पॉइंट से ओ की तरफ मूव करता है तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो हम कहते हैं कि F = m में जो एक्सेलरेशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से तो हम कहेंगे, जैसा कि हम जानते भी हैं कि F = m में, और इसी तरह हमने यहाँ पर भी देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स Fr = -kx, ये हुक्स लॉ और ये यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स, और ये हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड था, ये भी लेफ्ट हैंड साइड और ये भी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कहेंगे कि m में किसके बराबर होगा, m में बराबर है -kx के। तो m में = -kx, तो a किसके बराबर है, a = -k/m है और साथ x आ जाएगा। यहाँ पर जो k/m है ये कांस्टेंट है, जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है और हर स्प्रिंग के लिए मुख्तलिफ होता है। उस तरह जो मैस है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि स्प्रिंग के साथ जो मैस अटैच किया जाएगा उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट, पूरी टर्म को कांस्टेंट कह देते हैं और साथ ये x आ जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन देख लें कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये मैथमेटिकली भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब उसके बाद ये चंद एक छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इसको देखते हैं। अब ये देखिए जी, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ये पेंडुलम है, ये उसकी मीन पोजीशन है और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये जो पेंडुलम है मीन पोजीशन से किसी भी तरफ जब मूव करता है, चाहे इधर तक मूव करे, चाहे यहाँ तक मूव करे, या ओ से बी की तरफ यहाँ तक मूव करे, तो किसी भी साइड पर ये जो डिस्टेंस तय कर रहा है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो बॉब है इसको हम ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं। ये पेंडुलम की जो बॉब है ये मेन पोजीशन से चाहे वो ए की तरफ मूव कर रही है, चाहे वो मेन पोजीशन से बी की तरफ मूव कर रही है, जिस तरह भी जो डिस्टेंस तय हो रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं और इसको हम शो कर रहे हैं एक्स से। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगर इसने 2 सेंटीमीटर किया है और इधर भी चाहे उसने 2 सेंटीमीटर किया है तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी, ये जो बॉब है, अगर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय करती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो ओ पोजीशन से मैक्सिमम ए पॉइंट तक जाती है, मैक्सिमम पोजीशन है, उसने 5 सेंटीमीटर फासला तय किया है, तो उसे हम दूसरा नाम देंगे एम्पलीट्यूड का, जिसे कि हम शो करते हैं x0 से। अब सिंपल x से शो नहीं करेंगे, सिंपल x से मुराद है कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय किया उसने। जब x0 आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय किया है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये ए की तरफ भी हो सकती है और ये मीन पोजीशन से बी की तरफ भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं जी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन।